दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर है। जी आपको बता दें कि 1 मार्च से 45 साल की उम्र से ऊपर वालों को लगेगा टीका। सरकारी केंद्रों पर फ्री तो प्राइवेट केंद्रों पर लगेगा पैसा। जी आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने वैसे सभी लोगों को वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। साथ ही उन लोगों को भी टीका देने को मंजूरी दे दी गई है जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, लेकिन उसके साथ उन्हें डायबिटीज और शुगर जैसी कोई बीमारी भी है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 1 मार्च से इन लोगों को टीका देना शुरू कर दिया जाएगा। करीब 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण का ये चरण शुरू किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बेहद अहम फैसला है। जावड़ेकर ने बताया कि लोगों के पास सरकारी या प्राइवेट केंद्रों में से किसी पर भी टीका लगवाने का विकल्प रहेगा। जावड़ेकर के मुताबिक सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में टीका लगेगा जबकि प्राइवेट केंद्रों पर टीका लगवाने का पैसा लगेगा। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय अगले 2-3 दिनों में वैक्सीन के दाम को लेकर फैसला करेगा। अब तक देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। हेल्थ वर्कर और पुलिस जैसे फ्रंटलाइन वर्कर इसमें शामिल हैं। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा मोटेरा स्टेडियम। अमित शाह बोले अहमदाबाद कहलाएगा स्पोर्ट्स सिटी। जी आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक नवसज्जित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा, इस स्टेडियम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वह उस समय गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, यह स्टेडियम पर्यावरण के अनुकूल विकास का एक उदाहरण है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार से दिन रात का तीसरा और 4 मार्च से चौथा टेस्ट खेला जाना है। शाह ने उद्घाटन के बाद कहा, हमने इसका नामकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला किया है। यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। राष्ट्रपति ने मौके पर स्टेडियम में खेल परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत के समारोह में भी भाग लिया। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर होगा और इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की सुविधाएं होंगी। कोविंद ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस स्टेडियम से विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को लेकर अहमदाबाद की दुनिया में नई पहचान बनेगी। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखने पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने कहा, सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी आपको बता दें कि मोटेरा के नाम से मशहूर इस स्टेडियम को अब तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। स्टेडियम के नाम को बदलना कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि देश सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगा। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या यह सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाले भाजपा अब सरकारी साहब का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और उसी कारण आरएसएस के चेले सरदार पटेल का नाम मिटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही पश्चिम बंगाल से, जो कि कोकीन केस को लेकर है। जी हां, बता दें कि जिसमें बीजेपी नेता राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जी हां, बात करें कि पश्चिम बंगाल के कोकीन तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता राकेश सिंह को अदालत ने 1 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मंगलवार को राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने राकेश सिंह को 1 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पुलिस ने 19 फरवरी को भाजपा नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पामेला को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उसने चिल्लाकर कहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। इस मामले के मास्टरमाइंड भाजपा महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहे जाने वाले भाजपा नेता राकेश सिंह हैं। इस मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। पामेला के नाम लेने के बाद पुलिस ने राकेश सिंह के खिलाफ जांच शुरू की और मंगलवार को उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। पामेला गोस्वामी भी इस समय जेल में हैं। उनको अदालत ने 25 फरवरी तक पुलिस की कस्टडी में भेजा है। पामेला की गाड़ी और बैग से 100 ग्राम कोकीन बरामद किया गया था। पामेला के बाद इस केस में से ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। राकेश सिंह को विजयवर्गीय का अपना करीबी कहा जाता है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में फिर कोरोना विस्फोट, सबसे अधिक 15,350 नए मामले दर्ज। महाराष्ट्र में कहर, एक्टिव केस 60,000 के करीब। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोविड वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या राज्य में लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह मामला अनियंत्रित होता दिख रहा है। बुधवार को राज्य में 8,807 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मामले आज दर्ज किए गए हैं। इस तारीख को 9,060 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। देश में 15,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना की वजह से और मरने वालों की संख्या 122 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 59,358 एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, क्या कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना उचित होगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के तरफ से आ रही है। जी आपको बता दें कि नरेश टिकैत ने की राजनाथ सिंह की तारीफ। बोले वे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन बीजेपी में मोदी और अमित शाह की चलती है। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की है। नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज भी कसा। नरेश टिकैत ने कहा, राजनाथ सिंह बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन बीजेपी में पीएम मोदी और अमित शाह की चलती है। बता दें कि नरेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लखनऊ जाते वक्त यमुना एक्सप्रेस वे के बाजना कट के पास गड़सौली पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। नरेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार जिद्दी है, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और अपना रवैया बदलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। अगर थोड़े बहुत दिन और अगर ये सरकार रहेगी तो किसानों को अपनी खेती से हाथ धोना पड़ेगा। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कहा सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं। जी हां, बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रमों को छोड़कर बाकी श्रमों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देने रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। पीएम मोदी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा कि बजट 2021 और 22 में भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। 2.5 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया
आगे भी जारी रहेगी। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आई जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दी नसीहत। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उत्तर का हो या दक्षिण का, देश के हर मतदाता का करना चाहिए सम्मान। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर नसीहत दी है। सिब्बल ने कहा कि हमें सभी वोटरों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। सिब्बल ने कहा, बंटवारे की राजनीति तो भाजपा करती है। मतदाता चाहे उत्तर भारत का हो या फिर दक्षिण भारत का, सभी मतदाताओं को वोट देने की समझ है। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मतदाता कहीं का भी हो, उसे इज्जत देनी चाहिए। त्रिवेंद्रम की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, पिछले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद रहा। मुझे अलग तरह की राजनीति करने की आदत थी। केरल आना मेरे लिए नया अनुभव था। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को मुद्दों में दिलचस्पी है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा था। पार्टी ने कहा था कि गांधी परिवार उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना रखती है। फिर ये यहाँ से राजनीति क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी यहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने निशाना साधते हुए कहा था कि इनकी मां सोनिया गांधी सांसद हैं और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो माफी के लायक नहीं है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें कि पुडुचेरी सरकार गिरने के बाद शिवसेना को डर। कहा, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू कर सकती है बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधते हुए पुडुचेरी में सरकार गिराने का आरोप लगाया। शिवसेना ने कहा कि पुडुचेरी में उपराज्यपाल के पद पर तैनात किरण बेदी ने नारायण सामी सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि भाजपा ने छोटा राज्य भी कांग्रेस के हाथ से खींच लिया है। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा कि बीजेपी अब मार्च अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेगी। सामने में कहा गया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराई तब भी अगला बार महाराष्ट्र पर की घोषणा की गई थी। उसके बाद बिहार का परिणाम आने दो, फिर देखो महाराष्ट्र में वैसे परिवर्तन लाते हैं जैसी बातें की गई। अब पुडुचेरी की बात शुरू है, लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है उसी प्रकार महाराष्ट्र तो बहुत ही दूर है। शिवसेना के मुखपत्र में आगे कहा गया, सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आदि यंत्रणा का प्रयोग किया गया। ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने लगाया है। महाराष्ट्र में भी यही शुरू होने के कारण पुडुचेरी में जो कुछ हुआ उस पर विश्वास रखना ही होगा। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि राज्यसभा इलेक्शन को लेकर है। जी आपको बता दें, जिसमें दीदी से छिटक सकता है मुस्लिम मतदाता। अब बंगाल के बड़े मुस्लिम नेता ने दिया ओवैसी को खुला समर्थन। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, नए नए ऐलान और समीकरण बन रहे हैं। बंगाल में मुसलमानों के बड़े नेता और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों, मानने वालों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करें, उनके कार्यक्रमों, रैली और सम्मेलनों में शामिल हो। 25 फरवरी गुरुवार को ओवैसी की पहली राजनीतिक रैली बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मटिया बुर्ज में होने जा रही है। मौलवी अब्बास सिद्दीकी ने हाल ही में इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम का एक संगठन बनाया है। सिद्दीकी बंगाल की 3000 मस्जिदों के क्षेत्र पर अपना असर रखते हैं। ऐसे में ओवैसी और सिद्दीकी का गठबंधन
दूसरे राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस गठबंधन से सबसे अधिक नुकसान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को होगा। दूसरे राजनीतिक दल की अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हैं। वहीं ममता बनर्जी पिछले काफी समय से बंगाल के अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी ओर करने का लगातार प्रयास करती रही हैं, लेकिन इन चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन के ऐलान से दीदी के हाथ से मुसलमान मतदाता छिटक जाने की आशंका बढ़ गई है। उनकी पार्टी टीएमसी पहले ही अपने नेताओं के दूसरे दलों में जाने से परेशान है। इससे पार्टी के लिए अपनी सत्ता बचाए रखना कठिन डगर लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनना तय है? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के साथ बढ़ रहे हैं बर्ड फ्लू के भी मामले। पालघर के सभी पोल्ट्री फार्म करवाए गए हैं बंद। जी हां, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के रोजाना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वहां के कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरोना से लड़ाई अभी जारी ही थी कि राज्य में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी, जिस वजह से पालघर में बड़ी संख्या में मुर्गे मुर्गियों की मौत हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भी जिले में चिकन की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही सभी को इस वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पालघर के 45 मुर्गे मुर्गियों की मौत हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें सभी बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन भी एक्शन में आया। साथ ही जिले के सभी पोल्ट्री फार्म और चिकन शॉप को अगले 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं, वहां पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा लोगों को इससे बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। और दोस्तों, में जान लेते क्या है देश भर में सोना और चांदी के ताजा रेट। जी आपको बता दें कि फिर से धड़ाम हुआ सोना। 42,861 रुपए तक पहुंचा भाव। जाने 24 कैरेट से 18 कैरेट तक का भाव। जी आपको बता दें कि सोने का रेट फिर से धड़ाम हो गया है। 42,861 रुपए तक पहुंच गया इसका भाव। जी हम बात कर रहे हैं कि बुधवार को सोने के भाव फिर से गिर गए हैं। 24 फरवरी को सोने की कीमत कम हो गया। बुधवार को 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत में 125 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं चांदी की कीमत 631 रुपए लुढ़क गया है। बुधवार को सिल्वर रेट 69,099 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। बुधवार को मंगलवार के मुकाबले सोने की कीमत में गिरावट आई है। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत में 125 रुपए की गिरावट आई है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 दिनों के लिए इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, फिर बढ़ेगी सर्दी। जी हम बात कर रहे हैं कि इस समय पूरा उत्तर भारत मौसम के उतार चढ़ाव से परेशान है। हालांकि कोहरे और शीतलहर से लोगों को राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से मौसम पलटी मार सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि मौसम में परिवर्तन संभव है। दिल्ली में भी एक बार फिर से सर्दी की वापसी संभव है, इसलिए आईएमडी ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। आईएमडी ने 25 से 27 फरवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 25 से लेकर 27 फरवरी को ओले पड़ने की आशंका व्यक्त की है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।